नमस्कार। आरएस एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर आधारित इंटरनेशनल न्यूज़ पर चर्चा करेंगे, तो आप अंत तक जुड़े रहिए। बिल्कुल। और आज का ये जो गहन विश्लेषण है, ये सिर्फ खबरों की सुर्खियां पढ़ने के बारे में नहीं है, जी। बल्कि आज हम देखिए, हम विश्व की भू राजनीति, कूटनीति और भारत की जो रणनीतिक सुरक्षा है ना, उस पर बात करेंगे। हाँ, क्योंकि ये सब टॉपिक्स हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत अहम हैं। एकदम सही। मतलब हम समझेंगे कि ये घटनाएं GS2 और GS3 के नजरिए से क्यों महत्वपूर्ण है। तो आज की चर्चा काफी दिलचस्प होने वाली है। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले हम मध्य पूर्व के उस कूटनीतिक संकट से शुरू करते हैं जो इस वक्त चर्चा में है। जी, इस्लामाबाद में जो वार्ता हो रही है, राइट? हाँ, वही। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता चल रही है और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी वो ये है कि ईरान का जो 70 सदस्यीय दल है वो काले कपड़ों में पहुंचा है। शोक का प्रतीक। हाँ, और उनकी शर्त बहुत ही स्पष्ट है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका फर्स्ट का मतलब इजराइल फर्स्ट कतई नहीं होना चाहिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ना, ये जो सिंबोलिज्म या प्रतीकात्मकता होती है, ये एक बहुत गहरी बात कही जाती है। काले कपड़े पहनकर आना एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तरीका है। बिल्कुल। लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। अच्छा, कैसा विरोधाभास? मतलब सोचिए जरा, एक तरफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में इस शांति वार्ता की मेजबानी कर रहा है, जी, खुद को एक मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है, और ठीक उसी समय वो सऊदी अरब में, जो कि ईरान का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, वहां 13,000 सैनिक और लड़ाकू विमान भेज रहा है। हाँ, ये पॉइंट तो है ना? तो क्या ये विरोधाभासी नहीं है कि आप एक तरफ शांति की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ दुश्मन के घर सेना भेज रहे हैं? ये बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है आपका। देखिए, GS2 के नजरिए से अगर हम इसे समझें, तो ये पाकिस्तान की एक दोहरी नीति को उजागर करता है। दोहरी नीति मतलब मजबूरी या रणनीति? दोनों। मतलब एक तरफ इस्लामी दुनिया में, या कह लें OIC में, उन्हें अपनी छवि सुधारनी है, एक मध्यस्थ बनना है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान इस वक्त गहरे आर्थिक संकट में है। वो सऊदी अरब के कर्ज और अमेरिका की सैन्य साझेदारी पर पूरी तरह से निर्भर है। अच्छा, तो ये आर्थिक निर्भरता का दबाव है। बिल्कुल। अमेरिका और सऊदी अरब के दबाव के चलते ही उन्हें अपनी सेना वहां भेजनी पड़ी है। तो ये एक तरह की कूटनीतिक शतरंज है। और अगर हम अमेरिका और ईरान की इस वार्ता की मुख्य मेज पर वापस आएं, जी, तो वहां 5 ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जो टकराव का कारण बने हुए हैं ना। जैसे पहला तो लेबनान का मुद्दा है, हाँ, जहां हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण की बात हो रही है। हाँ, अमेरिका चाहता है कि हिजबुल्लाह हथियार डाल दें। और दूसरा हॉर्मोज जलडमरू मध्य का मुद्दा है, जो कि बहुत ही संवेदनशील मामला है। मुक्त नेविगेशन बनाम ईरान का नियंत्रण। बिल्कुल। फिर तीसरा है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। चौथा है उनके जो क्षेत्रीय सहयोगी हैं जैसे हमास या हूती। और पांचवा, जो शायद सबसे बड़ा कांटा है, आर्थिक प्रतिबंध। सही कहा। देखिए, इन पांचों बिंदुओं को अगर आप एक शतरंज की बिसात की तरह देखें, तो कोई भी खिलाड़ी अपना मोहरा पीछे हटाने को तैयार नहीं है। अब क्षेत्रीय सहयोगियों की ही बात कर लें। अमेरिका इन्हें आतंकवादी मानता है, जबकि ईरान के लिए ये उसकी फॉरवर्ड डिफेंस रणनीति का हिस्सा है। मतलब दुश्मन को अपने घर से दूर ही उलझाए रखना। और आर्थिक प्रतिबंधों पर भी कोई बात नहीं बन रही है, क्योंकि ईरान अपनी 120 अरब डॉलर की संपत्ति वापस मांग रहा है। बिल्कुल। और अमेरिका ढील देने को तैयार नहीं है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा डराने वाली बात है ना, वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर है। हाँ, वहाँ का जो हालिया संकट है, सच में, मतलब ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। विश्व का 20% तेल और भारत की 80% ऊर्जा जरूरतें इसी रास्ते से पूरी होती हैं। जी, ये एक चोक पॉइंट है वैश्विक अर्थव्यवस्था का। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ईरान ने वहां जो समुद्री बारूदी सुरंगें या नेवल माइंस बिछाई थी ना, उनकी सटीक GPS लोकेशन अचानक गायब हो गई है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये केवल दबाव बनाने की रणनीति है, या ये पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा के साथ एक बहुत भयंकर खिलवाड़ है? देखिए, रक्षा अध्ययन में एक सिद्धांत होता है, रणनीतिक अस्पष्टता या स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी। अच्छा, ये कैसे काम करता है? मतलब इसे ऐसे समझिए, अगर आपको पता हो कि एक अंधेरे कमरे में सांप है, लेकिन ये नहीं पता कि वो किस कोने में है, हो, तब तो कोई अंदर पैर ही नहीं रखेगा। बिल्कुल। ईरान ठीक यही मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा है।
उसने लोकेशन को गायब करके पूरे इलाके को एक अनिश्चित खतरे में बदल दिया है ताकि वार्ता की मेज पर अमेरिका पर भारी दबाव बनाया जा सके। ये तो बहुत ही जोखिम भरा कदम है। जी बिल्कुल है। आंकड़े सामने आए हैं, वे चौंकाने वाले हैं। हाँ, तबाही बहुत बड़े स्तर पर हुई है वहां। मैंने स्रोत में पढ़ा कि लगभग 80% इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं और इन्हें दोबारा खड़ा करने का खर्च करीब 70 अरब डॉलर बताया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। ट्रंप के कार्यकाल में जो बोर्ड ऑफ पीस फंड बना था उसका लक्ष्य 17 अरब डॉलर था, लेकिन 1 अरब डॉलर भी नहीं जुट पाया था। सच में? तो फिर 70 अरब डॉलर तो असंभव सा लगता है। हाँ, और इसमें सबसे बड़ा रोड़ा आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक है। मतलब इजराइल की वो शर्त। जी, हम यहाँ पूर्ण निष्पक्षता से केवल तथ्यों की बात कर रहे हैं। स्रोत के अनुसार इजराइल ने साफ कह दिया है कि जब तक हमास हथियार नहीं डालता तब तक सेना वहां से नहीं हटेगी। और इसी शर्त की वजह से जो टेक्नोक्रेट्स की टीम है, जिसे एनसीजी कहा जा रहा है, वो अभी तक कायरा में फंसी हुई है। बिल्कुल, जब तक सैन्य गतिरोध खत्म नहीं होता, जमीनी स्तर पर कोई भी पुनर्निर्माण या प्रशासनिक काम शुरू ही नहीं हो सकता। हाँ, ये तो एक न खत्म होने वाला चक्र लग रहा है। अब अगर हम इस पूरे मध्य पूर्व के अस्थिर माहौल से थोड़ा बाहर आएं और हिंद महासागर की ओर देखें। जी, भारत के परिप्रेक्ष्य से। हाँ, भारत की कूटनीति, तो वहां भी एक बड़ी हलचल हो रही है चागोस द्वीप को लेकर। डिएगो गार्सिया का मुद्दा, ये बहुत ही दिलचस्प है ना? ब्रिटेन ने मॉरिशस को ये द्वीप सौंपने का फैसला टाल दिया है, और वो भी अमेरिका के भारी रणनीतिक दबाव में। देखिए, ये GS2 के वे औपनिवेशीकरण बनाम महाशक्तियों के रणनीतिक हित टॉपिक का एक बेहतरीन उदाहरण है। थोड़ा इसे विस्तार से समझाएंगे? बिल्कुल। देखिए, डिएगो गार्सिया चागोस द्वीप का हिस्सा है, जहां अमेरिका का एक बहुत बड़ा सैन्य अड्डा है। 99 साल की लीज पर है वो। अच्छा। और अमेरिका को ये डर है कि अगर ये मॉरिशस के नियंत्रण में चला गया तो वहां उनकी सैन्य गतिविधियों पर रोक लग सकती है या असर पड़ सकता है। मतलब साफ है कि जब महाशक्तियों के सैन्य हितों की बात आती है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून पीछे छूट जाते हैं। एकदम सही। रणनीतिक यथार्थवाद हमेशा हावी रहता है। और इन सब के बीच अगर हम भारत की बात करें तो भारत की कूटनीति इस वक्त काफी सक्रिय और संतुलित नजर आ रही है। जी, ऊर्जा और रक्षा दोनों मोर्चों पर। हाँ, मैंने देखा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अबू धाबी की यात्रा की है। 2024 में हमने यूएई से 13.45 अरब डॉलर का कच्चा तेल खरीदा है। और अब जनवरी 2026 में LNG आपूर्ति का एक बहुत अहम समझौता भी हुआ है। देखिए, जब होर्मुज जैसे जलमार्गों पर खतरा मंडरा रहा होना, तो ये ऊर्जा सुरक्षित करने का एक बहुत ही स्मार्ट कदम है। बिल्कुल। और सिर्फ ऊर्जा ही नहीं, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे वायुसेना प्रमुख पेंटागन में बैठक कर रहे हैं अमेरिका के साथ। हाँ, MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रक्षा साझेदारी को लेकर। वाह, इसे कहते हैं असली बहुसंरेखण नीति। एक तरफ यूएई के साथ ऊर्जा सुरक्षा और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ उच्च तकनीकी रक्षा साझेदारी। और भारत केवल व्यापार और रक्षा तक ही सीमित नहीं है। संकट के समय अपने नागरिकों की सुरक्षा करना भी इसमें शामिल है। रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात कर रही हैं आप? हाँ, एक तरफ तो हमारा भारतीय जहाज जग विक्रम 20,000 टन LPG लेकर सुरक्षित ओमान की खाड़ी पहुंच गया, जो कि उस तनावपूर्ण माहौल में एक बड़ी सफलता थी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ईरान में फंसे 312 भारतीय मछुआरों को विदेश मंत्रालय ने सुरक्षित बाहर निकाला। हाँ, और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उन्हें आर्मेनिया के रास्ते निकाला गया। मतलब सीधी उड़ानों के बजाय सुरक्षित कूटनीतिक रास्तों का इस्तेमाल। जी, ये दिखाता है कि भारत की संस्थागत क्षमता कितनी मजबूत हो चुकी है। मैं तो इसे मास्टर क्लास कूटनीति कहूंगी। ऊर्जा भी बचाई, रक्षा भी मजबूत की और नागरिकों को भी सुरक्षित ले आए। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। अच्छा, राजनीतिक सीमाओं के इस तनाव से निकलकर अब हम एक ऐसे तनाव की बात करते हैं जो हम सबकी साझी चिंता है। पर्यावरण का मुद्दा। जी, पृथ्वी की पारिस्थितिक सीमाएं या जैविक क्षमता। GS3 का जो आज का संपादकीय है वो इसी पर आधारित है। कैरिंग कैपेसिटी, राइट? हाँ, जनसांख्यिकी के आंकड़े बताते हैं कि 2060 से 2070 के बीच दुनिया की आबादी अपने चरम बिंदु पर होगी। पीक पॉइंट। हाँ, लगभग 11.7 से 12.4 अरब के बीच। बाप रे, ये आंकड़ा तो सच में डराने वाला है ना? पृथ्वी की इस जैविक क्षमता पर ये कितना असहनीय दबाव होगा। देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर या बिगर पिक्चर से जोड़कर देखें तो पृथ्वी का पारिस्थितिक तंत्र इतना बोझ सहन ही नहीं कर सकता।
हमारा जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो पहले ही बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि विशेषज्ञों का मानना है कि इस चरम बिंदु के बाद आबादी में बहुत तेजी से गिरावट आएगी। तेजी से गिरावट मतलब आबादी कम होगी? हाँ, और ये कोई अच्छी खबर नहीं होगी। जब आबादी घटेगी तो कार्यशील लोगों की संख्या कम हो जाएगी और बुजुर्गों की तादाद बहुत ज्यादा होगी। ओहो, मतलब पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ और अर्थव्यवस्था सिकुड़ने लगेगी। बिल्कुल, मानव जाति को एक बिल्कुल ही नए तरह के संकट का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए सतत विकास आज की सबसे बड़ी जरूरत है। ये तो सच में गहरा संकट है। खैर, चलिए आज के इतिहास पर भी थोड़ी नजर डाल लेते हैं। 12 अप्रैल के महत्वपूर्ण जी के तथ्य। हाँ, आज का दिन विज्ञान और अंतरिक्ष दोनों के लिए बहुत खास है। बिल्कुल, 1955 में आज ही के दिन डॉक्टर जोनास साल्क द्वारा विकसित साल्क टीके का सफल परीक्षण हुआ था, जो कि पोलियो का टीका था। हाँ, जिसे डॉक्टर थॉमस फ्रांसिस ने प्रस्तुत किया था। इसने लाखों बच्चों की जिंदगी बचाई। और अंतरिक्ष की बात करें तो 1961 में आज ही के दिन यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले इंसान बने थे। वो स्टॉक यान से उन्होंने उड़ान भरी थी। जी, 326 किलोमीटर की ऊंचाई पर और 108 मिनट तक उन्होंने उड़ान भरी थी। एक ऐतिहासिक पल। बिल्कुल। तो पूरी चर्चा को समेटते हुए चलिए इस पूरी स्लाइड का 1 मिनट का त्वरित विश्लेषण कर लेते हैं, ताकि सुनने वालों के दिमाग में सारी बातें बैठ जाएं। हाँ, एक क्विक रिकैप बहुत जरूरी है। तो देखिए, 1 मिनट के अंदर इसका निचोड़ ये है कि मध्य पूर्व की जो अस्थिरता है और खास तौर पर हॉर्मुज़ संकट, वो भारत को अपनी ऊर्जा कूटनीति में यूएसए और रक्षा कूटनीति में यूएसए की तरफ सक्रिय कर रहा है। जी, इसके अलावा चागोस द्वीप विवाद हिंद महासागर में रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। और अंत में हमने देखा पृथ्वी की सीमित जैविक क्षमता का पर्यावरण संकट। और मैं इसमें परीक्षा के नजरिए से जोड़ना चाहूंगा कि प्रीलिम्स के लिए मैपिंग बहुत अहम है। याद रखें कि डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में है और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। बिल्कुल। और मेंस के नजरिए से सोचने के लिए मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। हाँ, बताइए। जरा सोचिए, जब आज देशों के बीच सिर्फ ऊर्जा मार्गों और व्यापार के लिए इतनी भयंकर रणनीतिक लड़ाई हो रही है, जी, तो जब पृथ्वी की कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, तब पानी और उपजाऊ जमीन जैसे बुनियादी संसाधनों के लिए भविष्य के संघर्ष कितने भयानक हो सकते हैं। ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल है, सोचने पे मजबूर कर देता है। बिल्कुल। तो इसी गंभीर विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपके लिए काफी उपयोगी रहा होगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल RAS एग्जाम प्रेप पर मिल जाएगी। धन्यवाद।